नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ रोहित सरदाना। शाम के 5 बजने वाले हैं और वक्त हो गया है दंगल का। कोरोना के खिलाफ भारत की मजबूत लड़ाई चल रही है, लेकिन इस सब के बीच भारत को ऐसी घटनाओं से भी दो चार होना पड़ रहा है जहां कभी डॉक्टर्स, स्वास्थ्य कर्मी तो कभी पुलिस वाले निशाना बन रहे हैं। आज का मामला राजस्थान के टोंक का है, जहां भीड़ ने तलवार, डंडों और पत्थर से पुलिस वालों पर हमला कर दिया। ये हमले परेशान करते हैं क्योंकि कानून के रक्षकों पर हमला हुआ, कोरोना से लड़ रहे योद्धाओं पर हमले हो रहे हैं। यहां यह भी बता दें कि टोंक में कोरोना के मामले 84 तक पहुंच चुके हैं। सवाल यह कि ऐसे हमलों को रोका कैसे जाए। यूपी में ऐसे हमले करने वालों पर एनएसए लगाया जा रहा है, तो केंद्रीय गृह मंत्रालय भी कह चुका है कि सख्ती बरती है। लेकिन क्या तंग सोच की वजह से कोरोना के खिलाफ जंग कमजोर पड़ रही है? इधर गाड़ी गड्ढे के पास में बावड़ी चौराया और उनको इधर दे रहे थे अंदर जाने के लिए। 8-10 ढूंढ लगा के बैठे हुए थे, उनको भेज रहे थे अंदर। तो वो अंदर जाते हैं, एक मतलब वहाँ इधर दे जितने उनकी पता नहीं क्या प्लानिंग थी, क्या थी, सारे निकल के आ गए चिल्ला के। और हमारे वो सभी को घेर लिया। हम 5 थे वहाँ पर, 5 को घेर लिया और मारने लग गए। किसी के पास डंडे थे, किसी के पास पत्थर थे, किसी के पास हथियार भी थे, सरिये थे, जो सभी के पास बोले वो हथियार थे। सोचिए, जब कोरोना संक्रमण की वजह से पूरा देश घर के भीतर हो तो ड्यूटी कर रहे पुलिस वालों पर हमला हो जाए, वो भी क्यों? किसी अफवाह के चलते, तंग सोच का शिकार होकर के, किसी गलत फहमी की वजह से। पर यह कोई ऐसी अकेली वारदात ना हो, बल्कि हर बीतते दिन के साथ किसी नए इलाके में ऐसी घटनाओं को दोहराया जाए। इन घटनाओं में या तो स्वास्थ्य कर्मी या फिर पुलिस वाले निशाना बनाए जाएं, तो आप क्या कहेंगे? राजस्थान के टोंक में कसाईबाड़ा में गश्त कर रहे पुलिस वालों पर शुक्रवार की सुबह हमला हुआ। अचानक निकल आई 60-70 लोगों की भीड़ ने लाठी, डंडों और तलवार से हमला कर दिया। ये सभी एक समुदाय के बताए जा रहे हैं। कोतवाली का स्टाफ, हमारे कांस्टेबल सुबह गश्त करने के लिए गए थे। कर्फ्यू पे सख्ताई रखने के लिए लोगों का आवागमन था, तो पुलिस पार्टी के ऊपर हमला कर दिया। काफ़ी लोगों को पूछताछ के लिए लेकर आए हैं। रिपोर्ट के आधार पर उनका चिकित्सा परीक्षण हो रहा है, उसके बाद के अंदर करने के बाद में मुकदमा दर्ज करेंगे, जो भी कानूनी कार्रवाई है। बीते दिनों पंजाब के पटियाला की सब्जी मंडी में निहंग सिखों ने पुलिस कर्मियों पर हमला किया। एक पुलिसकर्मी का हाथ भी तलवार से काट दिया था। एसआई हरजीत वहां लॉकडाउन का पालन कराने के लिए ड्यूटी पर तैनात थे। इसी हफ्ते बंगाल के आसनसोल में क्वारंटीन सेंटर के विरोध में ग्रामीणों ने पुलिस टीम पर हमला किया था। बिहार के मोतिहारी में भी पुलिस वालों पर हमला हुआ था, गाड़ियों में तोड़फोड़ हुई थी। और यूपी के मुरादाबाद की घटना को कौन भूल सकता है, जब स्वास्थ्य कर्मियों के साथ साथ पुलिस वाले भी पत्थरबाजी का शिकार हुए। हमलों की फहरिस्त यहीं खत्म नहीं होती। सुरक्षा कर्मियों और पुलिस वालों पर हमलों के मद्देनजर यूपी और मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत मुकदमे दर्ज हुए हैं। शुक्रवार को टोंक में हुए हमले में भी पुलिस कड़े एक्शन की तैयारी में है, लेकिन सिर्फ सवाल कानून का नहीं, क्योंकि टोंक के इसी कसाईबाड़े में बीते दिनों आशा वर्कर्स पर भी हमला हुआ था। वहाँ जो पुलिसकर्मी ड्यूटी पर थे, पेट्रोलिंग पर थे, उन्होंने टोका है, तो टोकने पर उनमें आपस में कुछ कहासुनी हुई, कुछ गलतफहमी हुई। उस कारण से जो मोहल्ले में लोगों ने उसका इंटरप्रिटेशन जो भी किया हो, उत्तेजना व्याप्त हो गई। उस कारण से कुछ लोगों ने पथराव किया और चोट लगी पुलिसकर्मियों को। हम इस घटना को गंभीरता से ले रहे हैं और जिला एसपी को भी निर्देशित किया गया है वो सुनिश्चित करें कि कम्युनिटी में भी इस तरह का कन्फ्यूजन और मिसअंडरस्टैंडिंग दोबारा डेवलप ना हो। कर्फ्यू की पालना मोटे तौर पर लोग अच्छे से कर रहे हैं और कुछ एक स्ट्रे इंसिडेंट इक्का दुक्का हो वो भी ना हो, इसका हम प्रयास कर रहे हैं। यहाँ ये भी गौर करने वाली बात है कि टोंक में शुक्रवार दोपहर 2 बजे तक 84 कोरोना पॉजिटिव केस हो चुके हैं, जबकि पूरे राजस्थान में 1193 केस हैं। कोरोना की मुसीबत बहुत बड़ी है, दुनिया इससे लड़ रही है, लेकिन भारत में जहालियत से भी दो चार होना पड़ रहा है। टोंक में अनुभव और जयपुर से शरद कुमार के साथ आज तक ब्यूरो। तो आपको बता दें कि दंगल में आज हमारे साथ प्रताप सिंह हैं, जो कि मंत्री हैं राजस्थान की सरकार में। हमारे साथ राजश्री सिंह हैं, जो कि आईजी क्राइम एंड ट्रैफिक है हरियाणा में। हमारे साथ विक्रम सिंह साहब हैं, पूर्व डीजीपी हैं उत्तर प्रदेश पुलिस के। हमारे साथ संगीत रागी हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं। हमारे साथ अमीर हैदर जैदी हैं,
जो कि नेता हैं सीपीआई के, और हमारे साथ अरविंद वाजपेयी हैं जो प्रवक्ता हैं एलजेपी के। आप सबका स्वागत है दंगल में। इससे पहले कि राजस्थान सरकार के मंत्री प्रताप सिंह से हम सवाल पूछें, राजश्री सिंह, आप खुद पुलिस की अधिकारी हैं, जब इस तरीके की घटनाओं के बारे में आपको पता लगता है कि पटियाला में एक एएसआई का हाथ काट दिया जाता है, टोंक में एक समुदाय के लोग अचानक गश्त कर रहे पुलिस के लोगों पर हमला कर देते हैं, वो भी तब जब उस इलाके में 84 कोरोना पॉजिटिव मिल चुके हैं, कैसा लगता है आप लोगों को, वर्दी में जोड़ते हैं उनको? देखिए रोहित जी, हमें बहुत बुरा लगता है क्योंकि अल्टीमेटली हम सब अपने समाज के लिए काम करने में लगे हुए हैं। जो लोग अनपढ़ हैं, जिनको पता नहीं है, जिनको शिक्षा नहीं इतनी मिली है, लेकिन इतना तो सभी ने सीखा होगा कि पुलिस जो है। हेलो, आपकी आवाज नहीं सुन पा रहे। रोहित जी आवाज आ रही है? बहुत कम। हेलो जी जी, अब सुन पा रहे हैं आपको, बोलिए। हाँ रोहित जी, मेरा कहना ये है कि जब हम लोग काम करते हैं तो हम पब्लिक के लिए ही काम करते हैं, और ये जो अब जो कोरोना के टाइम पे जो काम कर रहे हैं 24/7 काम कर रहे हैं, और बहुत दिल लगा के सब पुलिस वाले, हेल्थ वर्कर्स, डॉक्टर्स, सभी लोग काम कर रहे हैं। तो ऐसे में ये इतना बुरा व्यवहार जो है हमें बहुत बुरा लगता है और दिल को बहुत आहत कर जाता है कहीं ना कहीं, क्योंकि देखिए हम भी उतने ही फ्लैश एंड ब्लड के बने हुए हैं, उतने ही आहत हम भी हो सकते हैं, और उतने ही बीमारियां हमें भी कैच कर सकती हैं, उतना ही इन्फेक्शन हमें भी कैच कर सकता है। लेकिन हम अपनी जान हथेली पे लगा के, जान हथेली पे रख के, अपने परिवार को इग्नोर करके हम सब लोग काम कर रहे हैं, तो हम अपनी पब्लिक के लिए लगे हुए हैं, अपने लोगों के लिए लगे हुए हैं। तो ऐसे में विद ड्यू रिस्पेक्ट जो है, अगर हमारे साथ लोग पेश आएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। अल्टीमेटली तो सबका एम यही है ना कि इस कोरोना से निजात मिले हमारे जो है देश को, हमारी सोसाइटी को, हमारे शहर को। तो मेरा मानना ये है कि है तो ये अल्टीमेटली पब्लिक के लिए ही, और बहुत दुखी कर जाती है ये चीजें। लेकिन कल जैसे हमने तस्वीरें देखी मुरादाबाद में, पुलिस वालों को बाकायदे एक दरवाजा लेके सर के ऊपर निकलना पड़ा क्योंकि ऊपर से पत्थर पड़ रहे थे लगातार। टोंक में जो गश्त पे निकले थे उनको घेर लिया 50 लोगों की भीड़ ने, और घेर के मारने लगे उनको। इस चीज से निपटा कैसे जाए? जी देखिए, आफ्टर इंसिडेंट तो हम लोग केस दर्ज कर रहे हैं, और 307 में भी मुकदमे दर्ज हो रहे हैं। पहले एपिडेमिक जो डिजीज एक्ट था वो 1897 का था, उसमें सजा का प्रावधान जो है वो सेक्शन 188 आईपीसी में था। वो सिर्फ 6 महीने की सजा या जुर्माना प्लस या दोनों चीजें, तो वो बहुत कम था। लेकिन अब जो है 307 में मुकदमे दर्ज होने लगे हैं, और कहीं जो कम्युनिटी स्प्रेड हो रहा है उसमें हो सकता है कि वो 302 में भी चेंज हो जाए, क्योंकि डेलिबरेटली जो लोग इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं स्प्रेड करने में या लोगों को बरगलाने में लगे हुए हैं, तो ऐसे में अभी बहुत स्ट्रिक्ट और बहुत स्ट्रिंजेंट पनिशमेंट होगा। ये तो जो है ना, बाद में उनको पता चलेगा वो ऐसा कर रहे हैं तो वो बहुत बुरा कर रहे हैं। अमीर हैदर जैदी, ऐसा कौन सा मुल्क होगा जहां पुलिस या डॉक्टर बचाने के लिए जाए और बदले में उनको पत्थर मारे जाए, किसी का हाथ काट दिया जाए? देखिए, ये रोहित जी, इसे जहालत से ज्यादा मैं कुछ और नहीं कहूँगा। ये जहालत है, और जहालत का कोई इलाज नहीं हो सकता। लेकिन हम जैसे लोगों की जिम्मेदारी बन जाती है, आप जैसे या हम जैसे लोगों की बनती है कि हम कम से कम जब डिबेट करें तो इसे काउंसलिंग के स्तर पर करें, क्योंकि समाज के अंदर एक भय व्याप्त है कि अगर हमें यहाँ से लेके गए तो वहाँ पे जब कोई इसका इलाज ही नहीं है कोरोना का, और वहाँ पे कुछ नहीं होगा, वहाँ में ले जाके करेंगे क्या? तो उस भय को निकालने का भी काम, जिम्मेदारी हमारी है। कोरोना ऐसा शत्रु है हमारे देश का जिसे हम देख नहीं सकते। अगर हमें उस शत्रु से लड़ना है तो अपने देश के नागरिकों की काउंसलिंग करने की जिम्मेदारी हमारी ही बनती है, और हमें दोनों मापदंडों को एक साथ देखना पड़ेगा। अमीरों के लिए जो कानून हो वो गरीबों के लिए भी कानून हो। जब मैं ये देखता हूँ कि अमीरों के बच्चे अगर कोटा में फंस जाते हैं तो उन्हें उत्तर प्रदेश पुलिस निकालने का काम करती है, ठीक उसी तरह से जैसे चीन से और इटली से निकाल के लाए थे।
थी और उन्होंने पूरे मुल्क के अंदर कोरोना फैलाया। जब मैं देखता हूं कि वाराणसी में कुछ तीर्थ यात्री फंस जाते हैं तो उन्हें निकालकर दक्षिण भारत में पहुंचाने का काम उत्तर प्रदेश सरकार करती है, लेकिन जब देश का गरीब मजदूर सड़कों के ऊपर भूखा भटकता हुआ इधर से उधर जाता है तो उसके ऊपर एक ही काम हमारा प्रशासन करता है, लाठी चार्ज करता है, FIR करता है और जेलों में डाल देता है। तो ये दोनों मापदंड भी इन सरकार के अच्छे नहीं होंगे। हमें दोनों चीजों से लड़ना होगा, बल्कि 3 चीजों से लड़ना होगा। हमें जहालत से भी लड़ना होगा, हमें भुखमरी और गरीबी से भी लड़ना होगा, हमें कोरोना वायरस से भी लड़ना होगा। आपको रोकने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा है। जब तक एक साथ नहीं लड़ी जाएंगी तो ये, लेकिन दिक्कत क्या है ना सर, आप उन अच्छी बातों में लपेट रहे हैं, क्यों नहीं कर रहा रोहित जी, आप बताइए। उसके ऊपर झूठ का मुलम्मा चढ़ाए चले जा रहे हैं लगातार, और बिना ये सोचे चढ़ाए चले जा रहे हैं कि पूरा देश आपको सुन रहा है और देख रहा है। मुलम्मा कहाँ चढ़ा रहा हूँ आप सर देखिए ना, कोटा से मैं आपको बताता हूं सर कहां चढ़ा रहे हैं। मैं आपसे ये पूछ रहा हूं सर मैं ये पूछ रहा हूं, टोंक में आज जो लोग तलवारें लेके निकल आए, क्या वो इसलिए निकल आए पुलिस के ऊपर हमला करने क्योंकि कोटा में बच्चों को बस लगाई जा रही है, या बनारस से तीर्थयात्रियों को गुजरात पहुंचा दिया गया था? मुरादाबाद में जिन्होंने पत्थर मारे डॉक्टरों के ऊपर, या इंदौर में जिन्होंने पत्थर मारे, उन्होंने इसलिए पत्थर मारे क्योंकि कुछ मजदूर दिल्ली के आनंद विहार पे इकट्ठे हुए थे या बांद्रा में इकट्ठे हुए थे और उन पर लाठीचार्ज हो गया था? जैदी साहब, अगर आप ये बात शुरू कर रहे थे इस तरह से कि काउंसलिंग होनी चाहिए, तो सर काउंसलर की तरह तो बात करिए कम से कम। आप अगर फ्रॉड की तरह बात करेंगे, धोखेबाजी का मुलम्मा चढ़ाएंगे, तो सर कोई कैसे उसको स्वीकार कर लेगा? रोहित जी, अब आप सुनेंगे मैंने कहा मुरादाबाद के अंदर हुआ वो जहालत है और सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। सर जहालत कहना भी उसको पर्दा डालना है, ये अपराध है। जहालत होती है मूर्खता, अज्ञानता। ये अज्ञानता नहीं है सर, जहां आदमी तैयारी करके अपने घर की छत पे पत्थर रख के बैठता हो पहले से प्लानिंग के तहत, उसको बाकायदे ट्रेनिंग दी गई उस चीज की, उसको आप अज्ञानता का कवर देना चाहते हैं सर, बचा लेना चाहते हैं अपराधियों को फिर से, और फिर कहते हैं काउंसलिंग करो इनकी। अज्ञानता का, अब सुन लीजिए 2 मिनट के लिए रोहित जी, हमारी भी सुन लीजिए। मैं अज्ञानता का कवर नहीं दे रहा हूं, मैं ये जरूर देखता हूं कि चीन के अंदर जो कोरोना का अपराधी था वो चमगादड़ था। चीन के अंदर कोरोना चमगादड़ ने फैलाया था, हिंदुस्तान आते आते चमगादड़ आरोप मुक्त हो गया। यहां तबलीगी जमात ने पूरे हिंदुस्तान में कोरोना फैलाया है। तो आप तबलीगी जमात के भी समर्थक हैं? वो भी देख रहा हूं कि उनके लोग जो बिना बताए छुपे जगह जगह उन्होंने जानकारियां छुपाई, उसका कोई रोल नहीं है। आप तबलीगी जमात के समर्थक भी हैं? जाके सड़े हुए केले खाता है वो आपको नहीं दिखता। जब गरीब सड़क पे ऐसी बातें कर रहे हैं जैसे वो केले लेके आपके घर आया था, आज तक देखने के बाद ही आपकी आंख खुलती है, आपको पता लगता है कि गरीब केला खा रहा है, मजदूरों की बात कर रहा हूं। आप तो ऐसे बता रहे हैं जैसे आपकी पार्टी के व्हाट्सएप ग्रुप में वो आता है सारा कुछ, वो आप आज तक पर ही देखते हैं, तब आपको मालूम पड़ता है कि देश में ऐसा भी हो रहा है। इतना पूछ रहा हूं कि 25 बसें जब वाराणसी से लेकर तीर्थ यात्रियों को दक्षिणी भारत में सपने में नहीं आया था, तो आज तक नहीं आपको बताया, तब आपको पता लगा, जिसके दम पर आज आप दूसरों को जाहिल और अपने आप को ज्ञानी बता रहे हैं। बसों में बैठ के, डीलक्स बसों में बैठ के, तो ये गरीब सर ये आज तक नहीं दिखाया था। कब तक ये बेशर्मी से दूसरों पे आरोप डाल के आप पापों को ढकते रहेंगे सर? कोरोना कब तक ये कहते कि मजदूर को वहां पे लाठी मार रही थी पुलिस? आप ये जायज साबित करने की कोशिश करते रहेंगे आमिर हैदर जैदी कि टोंक में पुलिस वालों के ऊपर पत्थर मारना, तलवारें चलाना जायज था? कब तक? प्रताप सिंह साहब, मैं आपके पास आ रहा हूं, आप तो मंत्री हैं राजस्थान की सरकार में। सर सुन लिया मैंने आपकी बात को, आपने जितने आरोप लगाने थे लगा लिए, लेकिन आपने इस बात का जवाब नहीं दिया कि टोंक में तलवारें क्यों मारी, पटियाला में तलवारें क्यों मारी पुलिस वालों को, मुरादाबाद में पत्थर क्यों मारे डॉक्टरों को, इंदौर में पत्थर क्यों मारे डॉक्टरों को? इसका जवाब नहीं दे रहे आप केवल ये बता रहे हैं कि वहां से किसी को वहां पहुंचा दिया गया, कोटा से बच्चों के लिए बस लगा दी गई, पत्थर मारने का कोई जस्टिफिकेशन आपके पास नहीं है। आप केवल तबलीगी जमात की पैरोकारी करने बैठ गए यहां पर, पॉलिटिकल पार्टी के प्रवक्ता होने के बावजूद। मैं उसे जस्टिफाई कर भी नहीं रहा हूं। आप कर रहे हैं सर, सबको पता लग रहा है कर रहे हैं। प्रताप सिंह जी, उसे जस्टिफाई करूंगा भी नहीं। मुरादाबाद की जो घटना हुई मैं उसे जस्टिफाई नहीं करूंगा। सर आपने जो किया ना वो जस्टिफिकेशन से भी बदतर स्थिति है। आप जस्टिफाई भी कर लेते तो लोग शायद आपको यह सोच के माफ कर देते कि भाई ये भी उन्हीं जमात के हैं, लेकिन आप कवर अप करते रहे, वो ज्यादा शर्मनाक था। प्रताप सिंह जी, आप सरकार में मंत्री हैं राजस्थान की, एक तरफ भीलवाड़ा का मॉडल जिसकी तारीफ हो रही है पूरे देश में, हर राज्य ये कह रहा है कि हमको भी भीलवाड़ा का मॉडल अपनाना चाहिए। दूसरी तरफ ये टोंक सर, जहां 84 केस हैं और उसके बाद सुबह सुबह गश्त पर निकले पुलिस वालों पर हमला कर दिया जाता है और ये कहते हैं जाहिल है, उनको माफ कर दो। देखिए एक बात आप
एक बात आप मानकर चलिए, पुलिस के ऊपर और मेडिकल टीम पर कोई भी हमला करे, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, ये जाति और धर्म का मामला नहीं है। जो भी कानून हाथ में लेगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। एक बात आप मानकर चलिए, कानून का सम्मान करना, मेडिकल टीमों का सम्मान करना और कानून के जरिए काम करना हर सरकार का, देश के हर नागरिक का कर्तव्य है। इस वक्त देश कोरोना के संकट से लड़ रहा है और ये मानव जाति को बचाने का संघर्ष पूरी दुनिया कर रही है। हर समझदार व्यक्ति ये जानता है कि ये कोरोना जाति और धर्म के आधार पर नहीं आता, किसी भी मानव को पकड़ लेगा। यदि हम डॉक्टर और साइंटिस्ट की बात नहीं मानेंगे, लॉकडाउन में नहीं रहेंगे, कर्फ्यू का पालन नहीं करेंगे, ये बढ़ता जाएगा। इसीलिए मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारा सब बंद है। आपको पता है मक्का मदीना में हज और उम्रा बंद कर दिया वहां के इमाम साहब ने। वृंदावन, मथुरा में, हमारे ठाकुर जी जयपुर में, सब जगह आरती और नमाज पर रोक लग गई। भगवान ने ये कह दिया कि तेरे दिमाग से काम ले भैया, यदि बचना चाहता है, खुद को बचाना चाहता है, परिवार को बचाना चाहता है, तो एक दूसरे से प्यार और प्रेम कर, लेकिन एक थाली में मत खा, दूर रह, एक गिलास में पानी मत पी, समझदार बन, तो सब हम बच पाएंगे। आज मेडिकल टीमों की तारीफ करनी पड़ेगी, सफाई कर्मचारी की, पुलिस की, उस भामाशाह की जो अपनी जान जोखिम में डालकर रोटी बना रहा है, रोटी लेकर मोहल्लों में जाता है, सबको खिलाता है, हर जाति धर्म का। यहाँ ये धर्म जाति का झगड़ा नहीं है। मेरी रिक्वेस्ट है, इस वक्त ना किसी नेता को, ना बीजेपी को, ना कांग्रेस को, ना ये कांग्रेस बीजेपी का कंपटीशन भी नहीं है। इस वक्त पूरे देश को एक होकर कोरोना को खत्म करने के लिए सबकी बात हमको माननी पड़ेगी, तब हम लड़ाई जीत पाएंगे। टोंक की जो घटना है, आप ये मानकर चलिए, राजस्थान की सरकार, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और हमारे उप मुख्यमंत्री जो टोंक से एमएलए, सब लोग कानून का सम्मान करना, कानून के तहत काम करना। जो भी कानून को तोड़ेगा, मेडिकल स्टाफ या पुलिस पर कोई हमला करेगा, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। और कानून के अनुसार लॉकडाउन, मुख्यमंत्री और राजस्थान की सरकार ने किया, लॉकडाउन को मानना, लॉकडाउन के अनुसार काम करना और लॉकडाउन के अनुसार कोई डॉक्टर, स्टाफ, सरकारी कर्मचारी जो भी आ रहा है वो सेवा करने के लिए आ रहा है। हाथ जोड़कर विनती है। प्रताप जी, मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं, ये जो बातें, नहीं तो जेल जाओगे, कोई नहीं बचा पाए। आपने ना चाहते हुए भी सुनी होंगी, अभी जो जैदी साहब कह रहे थे बातें आपके कान में भी पड़ रही होंगी। उन्होंने कहा चीन में कोरोना चमगादड़ ने फैलाया था, हिंदुस्तान में कोरोना फैलाने का आरोप तबलीगी जमात के ऊपर लग गया है। और उनका एक तरीके से यह छुपा हुआ जस्टिफिकेशन था कि मुरादाबाद में या टोंक में कोई पत्थर चला रहा है, तलवार चला रहा है पुलिस के ऊपर, डॉक्टर के ऊपर, तो इसलिए चला रहा है क्योंकि यहां तबलीगी जमात को जिम्मेदार माना जा रहा है। अब इस सोच का क्या करेंगे आप? देखिए, एक बात आप मानकर चलिए, इस वक्त मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप बहुत पुराने हैं, मैं आपको बरसों से आज तक मैं सुन रहा हूं और आप हमेशा बहुत सुलझी हुई बात करते हैं। अगर कर्नाटक के मुख्यमंत्री के बेटे की शादी होती है किसी मंत्री की, जैदी साहब एक बार सुन तो लीजिए उनकी बात। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, उनकी बात तो सुन लीजिए एक बार। जैदी साहब बाद में बोलिए, एक बार बात तो सुन लीजिए, उनकी बात सुन लीजिए, फिर बोल लीजिएगा। आपके पास मैं कोई ऐसी गलत बात नहीं बोल रहा, आप एक बार मेरी बात बोलिए प्रताप जी, फिर आप मेरे बात बोल लीजिएगा। मैं देखिए आपसे बहुत प्रभावित हूं। आज तक पे आप जब भी डिबेट करते हैं, इस वक्त मीडिया की इतनी बड़ी भूमिका आज तक को लोग सबसे ज्यादा देखते हैं और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आपके यहां से जो शब्द निकलते हैं उसको लोग मानते भी हैं। इसीलिए आज मैंने कहा एक थाली में नहीं खाएं, एक गिलास में पानी नहीं पिए, जिससे लोग, देश सुन रहा है इस वक्त। मेरी आपसे एक विनती है, ये जो पूरा कोरोना आया ये विदेशों से आया। अब हमारे विदेश में हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई कोई भी था हमारा, इसके अलावा जो फॉरेनर आया वो विदेश से आए, हवाई जहाज से उतरे, यहां पर गलती में चार्ज नहीं कर रहा। उसी वक्त भारत सरकार को, सबको दिल्ली में उनको होटलों में, हॉस्टलों में, हॉस्पिटल में रोक लेना चाहिए था। WHO बार बार कह रहा था ये जो हवाई जहाज से उतर रहे हैं उन पे ठप्पा लगा के जयपुर में एक व्यक्ति को यहां पर भेज दिया जो ओमान से आए थे। मैं एक घटना बता रहा हूं, वहां यदि उनको क्वारंटाइन किया जाता तो वो घर पे वो रुके नहीं और यहां जयपुर में एक व्यक्ति से 400 लोगों में फैल गया। खुद मुख्यमंत्री ने कहा 1 से 400 में। मेरी रिक्वेस्ट है, अब वो रुके नहीं। ये मामला मैं आज फिर कह रहा हूं, तबलीगी जमात का सम्मेलन हुआ, जो लोग बाहर से आए उनको उस सम्मेलन में परमिशन नहीं मिलती तो ये सब जगह नहीं फैलता। उन्होंने यहां दिया, चाहे तबलीगी जमात हो चाहे हिंदू हो,
ये जाति और धर्म नहीं पूछ रहा, इसलिए किसी को भी गुस्सा नहीं करना चाहिए। प्रताप जी, मैं यदि किसी के आपसे हो गया 100% तो हम सहमत उसको हूं। कैसे रोके? किसी के हो गया लेकिन सामने आए। दिक्कत कब आई सर? दिक्कत तब आई जब राज्यों की सरकारों ने खुद बताना शुरू किया बैठ के हर शाम प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि आज हमारे यहां इतने मरीज मिले, उसमें 34% तबलीगी जमात के हैं। आज हमारे यहां इतने मरीज मिले, उसमें 36% तबलीगी जमात के हैं। आज हमारे यहां इतने मरीज मिले, उसमें 90% तबलीगी जमात के हैं। और वो धीरे धीरे तबलीगी जमात से होते होते, संगीत रागी आपके पास आ रहा हूं, वो सिंगल सोर्स इवेंट में बदल गया। और वो सिंगल सोर्स इवेंट क्या है आज सारे देश के लोगों को पता है। अगर राज्यों की सरकारें खुद ये तय कर लेती, दिल्ली की, तमिलनाडु की, या जहां जहां से वो बार बार जानकारी आ रही थी, तो कोई नहीं कहता तबलीगी जमात से फैला। तबलीगी जमात खुद ये तय कर देती कि हम मदद के लिए खड़े हैं, ये लीजिए सारे लोगों के नाम, पते, नंबर, इनको क्वारंटीन कर लीजिए, तो शायद कोई उनके माथे ठीकरा नहीं फोड़ता। अगर वहां के मौलाना साद का ये भाषण नहीं होता कि मौत आनी है तो फिर मस्जिद में आए ना, यहां से बाहर जाके क्यों मरना है, तो शायद कोई तबलीगी जमात को जिम्मेदार नहीं मानता। संगीत रागी। देखिए रोहित जी, मौलाना साद ये अच्छी तरह जानते थे कि उनके लोगों के बीच में ये ऑलरेडी फैल चुका है। यही कारण है कि वहाँ के मस्जिद में जब मरकज के सम्मेलन में उन्होंने भाषण देते हुए ये कहा कि यदि मरना ही है तो मस्जिद में मरे। दूसरी बात, बहुत चालाकी से जैदी साहब ने कहा ये जहालियत है। ये जहालियत नहीं है साहब। आपको सीएए जैसे संवेदनशील मुद्दे पर, कॉम्प्लेक्स मुद्दे पर आपके समाज में इतनी ज्यादा जानकारी हो जाती है कि आप एकाएक सड़कों पर उतर आते हैं और महीनों तक पूरे सड़कों को घेराबंदी किए रहते हैं। ऐसे मुद्दे पर जो सामान्य मुद्दा है कि ये बीमारी है, ये रोग फैल सकता है, ये जहालियत नहीं है। ये आपके ही एक समाज के हिस्से में जो एक मानसिकता है, वो मानसिकता प्रदर्शित करता है। ये मानसिकता अभी पूछा जा रहा था कि कहीं आपने देखा है, रोहित जी ने इसकी शुरुआत की थी। हाँ, ये देखा गया है। ये पाकिस्तान में ऐसी मानसिकता देखी जाती है, पाकिस्तान में ऐसी मानसिकता देखी गई है, अफगानिस्तान में ऐसी मानसिकता देखी जा रही है। और वही मानसिकता जैदी साहब आपके समाज के एक हिस्से में है। और आपको मानने में कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए कि कहीं तो 95% तक जो कंट्रीब्यूशन है वो तबलीगी जमात वालों का है। मैं मान लिया जाए कि वो उनको, मान लेता हूं कि वो नहीं जानते होंगे शुरुआत में, लेकिन आज देश में जब पूरी भारत सरकार, सारी राज्य सरकारें संवेदनशीलता से उनको ढूंढ रही हैं, तो ऐसे में आप तुलना कई बार कर देते हैं कि लंदन में तो इस मंदिर में भी तो जमावड़ा हुआ था, लेकिन उन लोगों ने अपने आकर के वहां की सरकारों के आगे अपने आप को सुपुर्द किया। और कोरोना के खिलाफ लड़ाई में वहां की सरकारों को समर्थन दे रहे हैं। यहाँ तबलीगियों की हालात अलग है। ये तो पत्थरबाजी कर रहे हैं, छुपे हुए हैं। 6,000 तबलीगी आज के दिन में भी कहां किस कोने में छुपे हैं, किन हजार लोगों को उन्होंने ये किया है। 22 से 25 हजार लोगों को क्वारंटाइन करने की जरूरत पड़ गई है, जो कि जानकारी में है। ठीक है। कितने और सारे लोग इसमें हो चुके होंगे, इसकी जानकारी अभी भी लोगों को नहीं है। एक बात और रोहित जी, अभी पहले विक्रम सिंह साहब से कमेंट लेना। एक सेकंड वापस आऊंगा आपके पास। विक्रम सिंह साहब, ठीक है, मान लिया कि आप तबलीगी जमात का नाम मत लीजिए, नहीं लेते, बहुत दिन से नहीं भी ले रहे, प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी उसको सिंगल सोर्स इवेंट कहा जाने लगा। लेकिन बिल्ली को देख के अगर कबूतर आंखें बंद कर लेता है तो क्या उसकी जान बच जाती है? जिंदा रहता है वो उसके बाद? बिल्ली चली जाती है छोड़ के कि इस बेचारे ने तो आंख बंद कर ली, बीमारी खत्म हो जाएगी इससे। रोहित जी, मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है कि जो मर्ज है और जो मरीज है उसके बारे में चर्चा क्यों ना करें। ये जिसको कहते हैं अंग्रेजी में लिविंग इन अ फूल्स पैराडाइस, ये क्यों न लें। इनकी लापरवाही चरण दर चरण तरीके से आज देश को डसने का काम कर रही है, और हमारे कुछ राजनीतिक मित्र बड़ी बेहयाई के साथ उनकी हिफाजत के लिए चट्टान की तरह खड़े होने की कोशिश कर रहे हैं। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि उनकी क्या मजबूरी होती है। अगर यही हरकत किसी इस्लामिक देश में की गई होती, सऊदिया में, बहरीन में या कतर में, तो मैं बताना नहीं चाहूंगा कि उनकी क्या दुर्गत शासन प्रशासन वहां का कर देता। यहां की लिबरल गवर्नमेंट और यहां का उदार कानून हर चीज बर्दाश्त करता है। जहालत में एक मासूमियत होती है, लेकिन सोची समझी शातिराना दिमाग से हम ईंट और पत्थर इकट्ठा करें, तेजाब की बोतलें इकट्ठा करें, और जब पुलिस वाले आते हैं तो उनके ऊपर पत्थर की बौछार करें,
ये जहालत नहीं, ये शातिराना आपराधिक कृत्य है और इसके ऊपर एनएसए कम पड़ेगा। एनएसए की उपधारा 2 राष्ट्रीय जी से मैं भी निवेदन करूंगा, अपने स्टेट में एनएसए तो लगाने के ऊपर विचार करें ही, लेकिन जहां जहां मकोका है, यूपी गैंगस्टर एक्ट है, चल अचल संपत्ति कुर्क करने का कड़ा संदेश दें, इससे पहले कि पूरे तालाब को विषाक्त कर दें और जहर घोल दें, क्योंकि उदार दृष्टिकोण अपनाने का समय समाप्त हो चुका है और उसको नजरअंदाज कर देना, कालीन के नीचे डाल देना, स्वीपिंग अंडरनीथ द कारपेट, ये चीज औचित्यपूर्ण नहीं है। ओके, राजश्री जी, आप सहमत हैं? एनएसए जैसे सख्त कानून लगने चाहिए ऐसे लोगों पर? राजश्री से संपर्क शायद हमारा कट गया है। अरविंद वाजपेयी कुछ बोले, उसके पहले आमिर हैदर जैदी जवाब देना चाह रहे हैं वापस। आमिर हैदर जैदी, बोलिए अब अपनी बात। आपको बुरी लगी कुमार स्वामी के बेटे की शादी? मुझे भी लगी, मैं भी उसका उतना ही विरोधी हूं कि सारा लॉकडाउन, सारी सोशल डिस्टेंसिंग गरीब आदमी के लिए क्यों हो, मिडिल क्लास के लिए क्यों हो? वीआईपी वो पार्टी करने के लिए अफसर की चिट्ठी लिखवा के भी निकल सकता है, वो 50 लोगों को ले जाकर रिश्तेदारों के साथ शादी भी कर सकता है बेटे की। हजारों लोगों ने अपने परिवारों की शादियां टाली हैं, लेकिन क्या इसका मतलब यह है कि मैं छत पे पत्थर जुटा लूं और जब पुलिस आए तो फेंकने लगूं उसके ऊपर? या आप अपने घर में पत्थर जुटा लें और तलवारों की धारें तेज करें कि डॉक्टर आएगा तो इसका गला काट देंगे? रोहित जी, किसी भी हिंसात्मक गतिविधि का हम समर्थन नहीं करते और जो मेडिकल स्टाफ या पुलिस प्रशासन कहीं जाता है तो वो उसकी मदद करने जा रहा है, लेकिन जो अफवाहें गर्म कर रहे हैं, कार्रवाई उनके खिलाफ भी होनी चाहिए। मगर मसला यह है, जब देश की सीमाएं इस सरकार को बंद करनी थी, सील करनी थी, तब ये नमस्ते ट्रम्प कर रहे थे, तब विपक्ष की सरकारों को गिराकर अपनी सरकारें बनाने का काम कर रहे थे और लग्जरी चार्टर्ड विमान से अमीरों के बच्चे इटली से और चीन से भर भर के यहां ला रहे थे, जिनकी कोई चेकिंग नहीं की, जिन्हें कोरोना फैलाने के लिए देश में खुला छोड़ दिया गया। ये बिल्कुल सत्य है। पहला कोरोना पेशेंट जो पाया गया वो मेडिकल का बच्चा था जो चीन के अंदर पड़ रहा था। मसला ये नहीं है, मानव जाति को बचाने और देश के लिए बलिदान देने की जिम्मेदारी सिर्फ गरीबों के लिए है, गरीबों के बच्चों के लिए है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री की बेटे की शादी अगर किसी मंत्री की बेटी से होती है तो वहां कोरोना संक्रमण किसी को नहीं लगता, सिर्फ गरीबों से लगता है। गरीब जब निगम बोध घाट पे जाके सले गड़े हुए केले खा रहा होता है, तब मेरे पास कोई शब्द नहीं होता कि मैं उसकी पीड़ा कैसे बयान करूं। जब गरीब सड़क पे पड़े हुए दूध को कुत्ते के साथ शेयर करता है, तब मेरे पास शब्द नहीं होते कि मैं उसकी करुणा कैसे बयान करूं। मसला ये है, मसला एक चीज ये है कि मैं कह रहा हूं कि हमें 3 लोगों से लड़ना है। कोरोना वायरस से लड़ना है जो हमें दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन जहालत से भी लड़ना है और भुखमरी से भी लड़ना है। मैं फिर कह रहा हूं, आप जो बार-बार इसे जहालत का पर्दा डालने की कोशिश कर रहे हैं ना, लड़ाई हम हार जाएंगे। मुझे लगता है विक्रम सिंह साहब से बेहतर मैं नहीं समझा पाऊंगा आपको। जहालत वो नहीं होती सर, आदमी जहां प्लानिंग करके, तैयारी करके बाकायदे घेर के मारता है लोगों को। जहालत वो नहीं होती जहां छत पे पत्थर जुटा के रखता है, प्लान करके बैठता है कि पुलिस वाले आएंगे तो मैं ऊपर से ऐसे पत्थर मारूंगा कि कोई सही सलामत वापस ना लौट पाए। आप गरीब की बात कीजिए, मैं आपके साथ हूं। आप कुमार स्वामी के खिलाफ बोलिए, मैं आपके साथ हूं, लेकिन कम से कम ऐसे लोगों के ऊपर जहालत का पर्दा तो मत डालिए। कम से कम साजिश को साजिश तो कहिए, कम से कम उन्हें बचाने की, छुपाने की कोशिश तो मत कीजिए। बोल रहा हूं मैं, मुरादाबाद घटना की मजम्मत भी कर रहा हूं, मांग भी कर रहा हूं कि सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। मैंने कब कहा कि मुरादाबाद की घटना में आरोपियों को बख्श दिया जाए? सर अभी तो नहीं कह रहा हूं। आपने पहले सवाल के जवाब में सीधे सीधे तबलीगी जमात के वकील की तरह गिरा करनी शुरू कर दी थी। मैं तो भूल गया था कि हमने सीपीआई के नेता को बुलाया या तबलीगी जमात के वकील को। आवाज उठाने की जिम्मेदारी अभी हैदर जैदी की है। राजश्री जी, मेरा एक सवाल था बीच में, आपका संपर्क कट गया था। जी। जो बात विक्रम सिंह साहब कह रहे हैं, क्या आप सहमत हैं कि ऐसे लोगों पर सीधे एनएसए या उसकी तरह के सख्त कानून के तहत कार्रवाई होनी चाहिए, जैसे यूपी में? बिल्कुल, जो वायलेटर है, जो वायलेशन करता है किसी भी कानून की, उसके वो सब बराबर हैं। और मैं तो ये कहना चाहूंगी कि जितने धर्म गुरु हैं वो सब अपने अपने अनुयायियों को बताइए कि अगर वो बीमार हैं तो वो अपना इलाज कराएं और डॉक्टर्स और जो पुलिस वाले हैं उनके रिस्पेक्ट करें और उनको कानून का पालन करना चाहिए। उनको एज अ बढ़िया सिटीजन जो है, जो अच्छे नागरिक हैं, वो कानून की पालना करते हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज। कोई एक्सक्यूज नहीं है, आपको कानून की जानकारी होनी ही चाहिए।
और जो वायलेशन करता है वो सब हमारे लिए बराबर हैं, नहीं, लेकिन चाहे वो किसी भी समाज से है। इसका कारण आपको समझ में आता है कोई, कि पुलिस जा रही है और उसको पत्थर मारे जा रहे हैं, ऊपर से डॉक्टर जा रहा है उनको पत्थर मार के दौड़ा लिया जा रहा है, कोई कारण समझ में आता है आपको इसका? कारण तो लोग अनपढ़ हैं और उनको पता नहीं है कि ये बीमारी के क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। वो सोचते हैं कि भाई हम जो है इलाज नहीं करवाएंगे, लेकिन अल्टीमेटली तो उन्हीं को भुगतना पड़ेगा। जो बीमारी है वो उनको भी उतना ही जो है नुकसान पहुंचाएगी जितना आसपास वालों को पहुंचाती है, और साथ में उनका घर परिवार भी इसमें इन्वॉल्व होगा। विक्रम सिंह, आपको क्या कारण समझ में आता है? तो ये सब चीजें, ये अवेयरनेस की बात। रोहित जी, जो भ्रामक बातें हैं और एक माइंडसेट होता है, जो भ्रामक डीप फेक न्यूज और एक जिसको कहते हैं जहन सानी, दिमाग की एक वायरिंग ऐसी हो जाती है, और जिस तरीके से गुमराह करने वाले कुछ होते हैं, जैसे आपने अगर मरकज की बातें सुनी, शैतान की साजिश, दूसरे हम अपने इलाके में कुछ भी करें हमारे ऊपर कोरोना नहीं आएगा, इस तरीके से जो ब्रेन वॉशिंग कर दी जाती है, एक तरीके से वायरिंग ऑफ द माइंड ऐसी कर दी जाती है, आदमी ये समझता है कि हमारे जो इकलौते वाहिद दोस्त हैं वो हमारे इमाम हैं, वो हमारे मौलाना है, और सारी पुलिस और इंतजामिया हमारी दुश्मन है। इस तरीके के माइंडसेट के बाद जब आप देखते हैं तो ये उग्र और आक्रामक होते हैं। इसकी इक्वलाइजेशन और इनके बारे में जैदी साहब ने कम से कम एक बात ठीक कही थी कि इनकी जहन सानी की भी जरूरत है, वो जरूर है, लेकिन दोनों बातें एक साथ चलेंगी। पुलिस और डॉक्टर्स अपना काम करेंगे और डी रेडिकलाइजेशन अपनी जगह रहेगी। लेकिन अगर किसी पुलिस के ऊपर आक्रमण होगा तो कानून जो इजाजत देता है वो कार्रवाई होगी। अरविंद वाजपेयी, कोरोना का तो वैक्सीन दुनिया ढूंढ रही है, ये जो कुछ हो रहा है जिसको नाम दिया जा रहा है जाहिलियत का, इसका वैक्सीन कब मिलेगा? देखिए रोहित जी, जहां तक मरकज का मामला है, मरकज तो मामला जो उन्होंने करना था कर दिया। देखो, इस फैक्ट से कोई डिनाई नहीं कर सकता कि मरकज के लोग पूरे हिंदुस्तान में फैल गए जाके, और उसकी वजह से कोरोना में इजाफा बहुत ज्यादा हुआ है, इसको कोई नहीं मना कर सकता। दूसरी बात यह है कि ये जो पथराव किया जा रहा है पुलिस वालों पे, डॉक्टर्स पे, ये क्यों किया जा रहा है? देखिए, ये एक वाकई अभी सभी लोगों ने ठीक बात कही है कि मानसिकता का सवाल है। ये जहन में ये बातें घुसेड़ दी गई हैं कि ये लोग आएंगे, ये आपको ले जाएंगे, उसके बाद आप वापस आएंगे कि नहीं आएंगे ये बिल्कुल कोई गारंटी नहीं है। और जब परिवार के लोगों को या मोहल्ले के लोगों को ये बातें दिमाग में डाली जाती हैं, बल्कि डालना ये चाहिए था कि भाई अगर आप क्वारंटाइन हो जाएंगे तो आपका इलाज हो जाएगा। देखिए, लेकिन इसकी वजह से ये लोग पथराव कर रहे हैं, ये लोग कर रहे हैं। सर, आवाज कट रही है आपकी आवाज कट रही है, नेटवर्क की दिक्कत है शायद। कानून एनएसए भी लगा, उसको दुरुस्त करके वापस आते हैं। प्रताप सिंह जी, जो बात अभी अभी कही विक्रम सिंह जी ने, क्या आपको लगता है क्वारंटीन सेंटर के साथ साथ डी रेडिकलाइजेशन सेंटर बनाने की भी नौबत आने वाली है? लोगों को यह समझ में ही नहीं आ रहा, या उनको समझने दिया नहीं जा रहा कि यह बीमारी छूत की बीमारी है। एक बीमारी अगर आपको लग रही है तो आप उससे कई 100 लोगों को बीमार कर सकते। देखिए, एक बात आप मानकर चलिए, एक बात ये समझनी पड़ेगी, सबके समझ में आई भी है। मैं ये मानता हूं, जयपुर आपको पता है रामगंज में बहुत तेजी से कोरोना फैला। मैं खुद रामगंज का दौरा करके आया, मेरे साथ मेडिकल मिनिस्टर और सारे एमएलए थे, सबसे मिलकर आए। सबके ये बात समझ में आ रही है कि चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, ये धर्म के आधार पर बीमारी नहीं है, ये मानव से मानव में लगती है, और ये लगेगी तो कोई बचा नहीं पाएगा। सबसे बड़ा पाप ये, यदि मुझे हो गई तो मेरी जिम्मेदारी है मैं हॉस्पिटल जाऊं, क्वारंटाइन हो जाऊं, नहीं तो मैं मेरे परिवार को मार दूंगा। अननेसेसरी जितना हम छुपाएंगे उतना मरते जाएंगे, परिवार को फंसा देंगे, और पूरे परिवार के साथ साथ मोहल्ला फंस जाएगा, शहर फंस जाएगा। और अब जब सबके समझ में आ गई है, लोग आगे बढ़कर अवेयर भी कर रहे हैं। इतना मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा, ये आज तक है कि ये वक्त कोरोना से लड़ने का है। अब कोरोना से लड़ें या धर्म के आधार पर लड़ें, ये धर्म के आधार पर लड़ने का नहीं है, ये धर्म की लड़ाई नहीं है, ये मानव जाति की लड़ाई है। मेरी सबसे रिक्वेस्ट है कि अब जब सारा मामला क्लियर हो गया, अधिकतर अब ये लॉकडाउन और ये कर्फ्यू हमको जिताएगा, पूरा देश को पता चल गया, सबको मिलकर लड़ना होगा। और मिलकर जब लड़ना होगा, मेडिकल टीम हो या जो भी काम में लगा हुआ है, उसको सुरक्षित पहुंचाना, उसको मदद करना हर सरकार की जिम्मेदारी है, हर आदमी की जिम्मेदारी है। कोई गलती करेगा और सजा भुगतेगा, जेल जाएगा,
तो कानून हाथ में नहीं ले, डरे नहीं, जितना हम डरेंगे उतना मरेंगे, डर का कोई अंत नहीं। इसलिए अब लड़ाई कोरोना से होनी चाहिए। क्या लगता है, कोई डर की तलवार निकाल लेता है पुलिस वाले को मारने के लिए मीडिया में, या डर के छत पे चढ़ जाता है पत्थर लेके कि डॉक्टर को मारूंगा मैं? नहीं, यदि कोई डर से तलवार निकाले, चाहे छत पे जाके पत्थर मारे, गलत है, कानूनन गलत है। ये डर से भी तलवार निकालने का हक नहीं है और डर से छत पर जाकर पत्थर फेंकने का हक नहीं है। आप लोग एनएसए लगा रहे हैं क्या इन पर? पत्थर फेंकूंगा तो मैं गलत हूं, 7 लोग पकड़े गए हैं तो मैं गलत हूं। किसी को हक नहीं है कानून हाथ में लेने का। कानून का सबको सम्मान करना पड़ेगा। अभी जब आप बोल रहे हैं, नीचे खबर चल रही है बड़ी इस समय राजस्थान से आई है कि टोंक में जिन लोगों ने पुलिस पर हमला किया था उनमें 7 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। लाठी डंडों तलवारों से हमला हुआ था, 15 लोगों पे केस दर्ज हुआ है। हाँ जी, ये आप ही की सरकार ने, आप ही की पुलिस ने किया है। लेकिन क्या एनएसए लगेगा इन पर जैसे यूपी की सरकार लगा रही है? हाँ जी, देखिए एक बात आप मानकर चलिए, राजस्थान की सरकार को कानून की पालना करवाना, कानून के तहत सख्त से सख्त कार्रवाई करना आता है। यूपी की सरकार से, यूपी हमारे लिए मॉडल नहीं है, यूपी की सरकार से हमें सीखने की जरूरत नहीं है। हम भारत के संविधान के अनुसार, कानून के अनुसार जो सख्त से सख्त कार्रवाई होगी वो करेंगे। एनएसए उसी में आता है सर, संविधान के तहत ही है एनएसए भी। लगेगा, कौन सी धारा लगेगी, राजकार्य में बाधा की, वो सब लगाएंगे। लेकिन किसी भी कीमत पर जो आदमी पुलिस पर हमला करेगा, मेडिकल टीम पर हमला करेगा, वो सख्त से सख्त कार्रवाई। यूपी वाले राजनीतिक बयानबाजी ज्यादा करते हैं, राजनीतिक बयानबाजी नहीं है, वो कार्रवाई आपको होते हुए नजर आएगी। पॉलिटिकल एजेंडा हमारा नहीं है राजस्थान की सरकार का, बीजेपी कांग्रेस का कंपटीशन नहीं है। कोई भी कानून तोड़ेगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी और कार्रवाई होते हुए नजर आएगी आपको। प्रताप जी, वैसे आपको एक चीज मैं बता दूं, आपको जब हमने बुलाया आज, हमने आपको कांग्रेस के नेता के, कांग्रेस के प्रतिनिधि के तौर पे नहीं बुलाया, हमने आपको सरकार के एक मंत्री के तौर पे बुलाया, सरकार के प्रतिनिधि के तौर पे बुलाया। और आप देख रहे होंगे बीजेपी के कोई नेता आपके साथ इस विषय पर बहस करने के लिए है भी नहीं। संगीत रागी, अपनी बात रखिए आप। उसके बाद जो बात वो कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ये कोई राजनीतिक प्रतिद्वंदिता नहीं है कि हम यूपी जैसा कानून लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे, यूपी की तरह करेंगे कि नहीं करेंगे, कार्रवाई कर देंगे। देखिए, शुरुआत तो उन्होंने एक मंत्री के तौर पर ही किया था, लेकिन बाद में उन्होंने राजनेता के तौर पर राजनीतिक आरोप भी लगाना शुरू कर दिया। अब मैं इसका उत्तर दे रहा हूं। उत्तर प्रदेश में 20 करोड़ की आबादी है, तबलीगी जमातियों का वहां पर बहुत बड़ा समूह है। इसके बावजूद भी कोरोना का केस वहां पर 1000 का आंकड़ा नहीं पार किया है। और राजस्थान जो है उससे बहुत कम आबादी की जनसंख्या वाला प्रदेश है, वहां 1000 का आंकड़ा पार कर चुका है। दूसरी बड़ी बात, पथराव जो टोंक में हुआ था, वहां की पुलिस कह रही है कि कसाई टोला में जो हम पर पथराव हुआ है वो सोची समझी साजिश के तहत हुआ है। लेकिन फिर भी राजस्थान के मंत्री जी, माननीय मंत्री जी, तबलीगी जमातियों के बारे में एक शब्द नहीं बोल रहे हैं। कांग्रेस का नेतृत्व आज तक तबलीगी जमात के खिलाफ एक भी ट्वीट राहुल गांधी और श्रीमती सोनिया गांधी जी ने नहीं किया है। वो रोज आरएसएस के खिलाफ और विश्व हिंदू परिषद के खिलाफ विश्व भ्रमण करते थे। आज उसी के 1 लाख से ज्यादा कार्यकर्ता जो है वो चारों ओर इस देश में काम कर रहे हैं। तो मत बोलिए, कम से कम आपकी बात का जवाब दे रहे हैं प्रताप जी, के खिलाफ एक आपकी बात का जवाब दे रहे हैं प्रताप जी, शब्द भी ये जो जिस तरह की एक भी ट्वीट नहीं किया। आपकी बात का जवाब दे रहे हैं प्रताप सिंह जी, आपकी बात का जवाब दे रहे हैं। संगीत जी, आपकी बात का जवाब दे रहे हैं। जो आरोप आपने लगाया रोहित जी कि राजस्थान की सरकार ने तबलीगी जमात के खिलाफ कुछ नहीं बोला, एक बार उनका जवाब तो सुन लीजिए, फिर पूरा कीजिए अपनी बात को। बोलिए प्रताप जी। रोहित जी, तबलीगियों का वैक्सीन नहीं हो सकता जब तक हम की तरह सच नहीं बोलेंगे। अरे डॉक्टर संगीत रागी जी करेंगे ना, अरे डॉक्टर संगीत रागी जी, डायग्नोसिस कर करके उसके लिए आप समस्या, अरे डॉक्टर संगीत रागी जी, तबलीगियों का वैक्सीन नहीं हो सकता, फिर भी आप सारा रिसर्च करे जा रहे हैं उस पर लगातार। खुद ही आपने घोषणा भी कर दी कि वैक्सीन नहीं हो सकता तबलीगियों का, और आपने रिसर्च भी लगातार कंटिन्यू रखा है उस पर। जरा आपने जो आरोप लगाए, प्रताप जी से जवाब तो सुन ले उनका, थोड़ा जवाब उनका भी सुन लेते हैं, वो क्या कह रहे हैं, क्यों वो तबलीगियों का नाम नहीं लिए या नहीं लेना चाहते या नहीं लेते, जबकि उन्होंने खुद रामगंज का जिक्र किया है अभी, जिसमें वो भी जानते हैं कि कहां से और क्यों ये परिस्थिति पैदा हुई। समझ में नहीं आ रही। प्रताप जी बोलिए। आप एक बात, रोहित जी एक बात आप समझ मैंने कहा कि तब जब तक आप वैक्सीन नहीं हो परिस्थिति पे आना चाहते हैं तो ये तय मानकर चलिए आपके किसी भी कीमत पर, जब तक आप रामगंज की बात आई, मैंने खुद ने कहा कि रामगंज में लगातार रामगंज में केसेस बढ़ रहे हैं, इस बात को मैं मानता हूं। अब रामगंज में कल 2 दिन से स्थिति कंट्रोल में आई है, पूरे रामगंज में हमने कर्फ्यू लगाया।
और कर्फ्यू लगाने के बाद रामगंज में क्यों फैला? इसलिए फैला, ओमान से एक व्यक्ति बाहर से आए और उनको क्वारंटाइन करने के लिए भारत की सरकार ने कहा क्वारंटाइन, वो नहीं हुए, उसके बाद वहां फैल गया। अब आप कह रहे हैं तबलीगी जमात का मामला है। तबलीगी जमात के मामले में जो लोग आए पूरे देश में आपने बार बार खबरें दिखा दी, आप ही के इस चैनल पर बहस हो चुकी। एक ही मुद्दे पर कितनी बार बहस करेंगे, कितनी बार बोलेंगे? हिंदू मुसलमान सिख ईसाई को आपस में लड़ाना है या इस वक्त इस बीमारी को खत्म करना है? बिल्कुल सर, इस वक्त प्रताप सिंह जी, मुसलमान सिख ईसाई का मैं 100% आपके साथ हूं और मैं रोज ये बात कहता हूं, उसको गिरफ्तार करें सर, हम रोज ये बात कहते हैं, हिंदू और मुसलमान नहीं उसको सर, गिरफ्तार लेकिन करेंगे। और प्रताप जी, नहीं, आप सुन तो लीजिए, रोहित जी, सुनने की आदत डालिए। नहीं, हम तो सुन ही रहे हैं सर आपकी बात, हम तो सुन ही रहे हैं, जब से आप आए तब से सुन रहे हैं। आपके साथ दिक्कत क्या है? आपके मन की बात बोलूं ये जरूरी नहीं है सर, मैं तो कह ही नहीं रहा आपकी मेरे मन की बात बोलिए। आप जवाब संगीत रागी को दे रहे थे सर, मुझे नहीं। आपके आरोप, प्रताप सिंह को जब जरूरत होती है आपके ऊपर आरोप उन्होंने लगाए, मैंने नहीं लगाया कोई आरोप आपके ऊपर। आप सुन लीजिए, मैंने तो तारीफ ही की कि आपने बड़े अच्छे से काम किया राजस्थान में भीलवाड़ा मॉडल। आप आरोप लगा सकते हैं, नहीं सर, जहां जरूरत होगी वहां आरोप भी लगाएंगे और सवाल भी पूछेंगे आपसे। भीलवाड़ा मॉडल लागू किया, मैं कह रहा हूं, राजस्थान की सरकार ने रामगंज को कंट्रोल किया, राजस्थान की सरकार ने भीलवाड़ा मॉडल जो है वो कम्युनिटी मॉडल है, ये आपकी सरकार की देन नहीं है। प्रताप जी, देखिए, मैं फिर कह रहा हूं, मसला झगड़े का नहीं है, नहीं, मसला झगड़े का नहीं है, और मैं आप लोगों से ये बार बार कह रहा हूँ मानना होगा कि इस पर झगड़ा करने से हल होगा भी नहीं। लॉक नहीं किए सर, और हवाई अड्डे लॉक कर देते तो पूरे देश में इस तरह से आज कोरोना नहीं फैलता। प्रताप जी, जिस दिन कोरोना का पूरा मामला निपट जाएगा उस दिन फिर आपको बुलाएंगे और इस विषय पर चर्चा कर लेंगे कि कोरोना फैलने का जिम्मेदार क्या केंद्र सरकार की लापरवाही थी या राज्य सरकारें आंखें मूंदे बैठी थी। इन सारी चीजों को उस वक्त बाकायदे गहराई तक जाकर देख लेंगे, लेकिन इस समय की जरूरत वही है जो आप खुद कह रहे हैं और जिसको हम भी कह रहे हैं कि बीमारी किसी की जाति देखकर, किसी का धर्म देखकर, किसी का नाम पूछकर नहीं आएगी। सोशल डिस्टेंसिंग, लॉकडाउन का पालन करना ही इसका एकमात्र उपाय है जब तक कि दुनिया में इसका कोई इलाज नहीं निकल आता। लेकिन सवाल यह भी है कि जो डॉक्टरों पर पत्थर मार रहे हैं, जो पुलिस वालों पर पत्थर मार रहे हैं, उन पर तलवार निकाल ले रहे हैं, उनका भी तो कोई इलाज करना पड़ेगा और वो इलाज सरकारों को ही ढूंढना पड़ेगा। एक दूसरे पर टीका टिप्पणी करने से या टोपी ट्रांसफर करने से हल नहीं निकलेगा। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।